आज हमारा पीपीएस का सेकंड लेक्चर है। हम यूनिट 1 के इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में ही फर्दर आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा टारगेट है टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम एंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम को हमने पढ़ा है, हमने पहले लेक्चर में थोड़ा सा आइडिया लिया था। आज हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। आप इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ये स्कोरिंग है, इसमें आपको कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी किसी क्वेश्चन के साथ सब पार्ट बन के ये आ जाता है। और आई थिंक ये बहुत थियोरेटिकल है, आप इसे एक बार पढ़ेंगे तो समझ आएगा। इसमें कुछ हार्ड ऐसा नहीं है एंड यू विल स्कोर इट। ठीक है, नेगेटिव में आपको पता है 2 नंबर भी बहुत है ना। तो सबसे पहले मेमोरी हमारी क्या आती है? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, ये मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की। क्या होती है? मेन मेमोरी होती है। ये वो मेमोरी है जिसको कंप्यूटर सिस्टम सबसे पहले एक्सेस करता है या डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब या फिर इसे पढ़िए, इट इज़ अ कंप्यूटर मेमोरी दैट अ प्रोसेसर और कंप्यूटर एक्सेस फर्स्ट और डायरेक्टली। अब जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो 2 तरह की होती है, रैम एंड रोम। सबसे पहले हम रैम के बारे में पढ़ेंगे, देन हम रोम के बारे में पढ़ेंगे। रैम क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसको हम दूसरी चीज़ और क्या बोलते हैं? रीड राइट मेमोरी। इसका दूसरा नाम क्या है? रीड राइट मेमोरी। यानी कि आप इस मेमोरी से किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, या किसी भी इंफॉर्मेशन को आपको कोई भी ऑल्टरेशन करना है, कोई भी चेंजेस करने हैं, वो आप इस मेमोरी में कर सकते हैं। इसी से वजह से इसको रीड राइट मेमोरी बोला जाता है। इसको आप जनरली मेन मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी रैम को ही कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? टेम्परेरी मेमोरी। अब इसको टेम्परेरी मेमोरी क्यों कहा जाता है? देखिए, टेम्परेरी मतलब थोड़े समय के लिए स्टोर होने वाली कोई भी चीज़। परमानेंट का मतलब होता है कि एक बार मतलब चेंज नहीं, मतलब उड़ेगा नहीं, गायब नहीं होगा। टेम्परेरी मतलब इसमें डेटा थोड़े समय के लिए स्टोर होता है। थोड़ा समय कब तक, किस कंडीशन में? मतलब जब तक आपने कंप्यूटर को पावर सप्लाई दे रखी है तब तक इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर रहेगी। अगर आपने जो भी इंफॉर्मेशन इस मेमोरी में स्टोर है, आपने पावर सप्लाई बंद कर दी, तो जो भी इंफॉर्मेशन इसमें पड़ी है इस मेमोरी में, वो क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी, गायब हो जाएगी। इसी वजह से टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। और रैम को हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वॉलेटाइल का मतलब है उड़ने वाली, वॉलेटाइल मतलब कोई चीज़ उड़ जाने वाली मेमोरी। ठीक है, अब रैम क्या होती है? हमारी 2 तरह की होती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होती है, रैम और रोम। अब हम रैम को फर्दर डिवाइड कर रहे हैं 2 टाइप्स में, जो कि है स्टैटिक रैम और डायनेमिक। अब स्टैटिक से मतलब होता है, अगर आप रैम रोम छोड़ो, स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, डायनेमिक का मतलब होता है चलता हुआ। स्टैटिक रैम को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? एस रैम। जो इंफॉर्मेशन को रिटेन रखती है जब तक पावर सप्लाई रहती है, यानी कि इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने अंदर तब तक रखेगी जब तक आप क्या दे रहे हैं? पावर सप्लाई। जब आप पावर सप्लाई देनी बंद कर देंगे तो ये इसमें से इंफॉर्मेशन गायब हो जाएगी। ये थोड़ी सी क्या होती है? कॉस्ट होती है, ये कॉस्टली होती है। ये क्या होती है? कॉस्टली होती है। ठीक है, एस रैम जो है थोड़ी सी महंगी होती है, ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है। और डायनेमिक यानी कि 3 कंपैरिजन हो रहे हैं। पहले तो किस बेसिस पे हो रहा है? कॉस्ट के बेसिस पे, दूसरा पावर के बेसिस पे, और स्पीड के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? स्पीड के बेसिस पे। ठीक है, इन तीनों के बीचेस पे। तो कॉस्ट किसकी ज़्यादा होती है? स्टैटिक रैम की। अगर डायनेमिक रैम के कंपैरिजन में किया, पावर कौन ज़्यादा कंज्यूम करता है? स्टैटिक रैम। और स्पीड किसकी ज़्यादा होती है? डायनेमिक रैम के कंपैरिजन में एस रैम की। तो 3 आपके पॉइंट्स हो गए जिनमें आप दोनों के बीच में क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन। दूसरा होता है डायनेमिक रैम। जो डायनेमिक रैम को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं?
DRAM, इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है बहुत थोड़े समय के लिए, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ही इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इवन दो पावर सप्लाई इज़ ऑन, पावर सप्लाई अगर ऑन भी हो उसके बावजूद भी इसमें आपकी इंफॉर्मेशन थोड़े समय के लिए ही स्टोर होगी। डायनेमिक रैम थोड़ी सी सस्ती होती है, स्पीड मॉडरेट होती है और लेस पावर कंज्यूम करती है। तो हमारे तीन, अगर हम स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम को डिफरेंस करना चाहें तो हम क्या करेंगे, स्टैटिक रैम में तब तक डेटा रहेगा जब तक क्या रहेगा, पावर सप्लाई, जबकि डायनेमिक रैम में डेटा पावर सप्लाई होने के बाद भी कुछ मिलीसेकंड तक ही रह सकता है। कॉस्टली कौन होता है ज़्यादा, स्टैटिक रैम होता है सस्ता थोड़ा सा। अगर डायनेमिक रैम जो होता है वो स्टैटिक रैम के कंपैरिजन में क्या होता है, सस्ता। कौन ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम थोड़ा कम पावर कंज्यूम करता है। स्पीड किसकी ज़्यादा होती है, स्टैटिक रैम। आई थिंक 4 डिफरेंस सफिशिएंट है, अगर आए तो आप इसे डिवाइड करके लिख दीजिएगा, ठीक है। अब अगला हमारा आता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रोम, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये परमानेंट टाइप की मेमोरी होती है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो परमानेंटली स्टोर है। जो इसका कंटेंट है वो लॉस नहीं होगा अगर आप पावर सप्लाई को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। आपने अगर पावर सप्लाई ऑफ भी कर दी उसके बाद भी डेटा ये लॉस्ट नहीं ही होगा, ठीक है। जो कंटेंट होता है रोम का, उस जो भी इसमें इंफॉर्मेशन पड़ी होती है या जो भी डेटा होता है वो डिसाइड कौन करता है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर। जो कंप्यूटर बनाने वाला होता है वो ही इसको डिसाइड करता है कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन होगी। जो भी होगी वो मतलब परमानेंटली स्टोर हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। यानी कि जब भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है उसी के दौरान रोम की इंफॉर्मेशन, यानी कि रोम में जो भी डेटा होगा वो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर के दौरान जो है डिसाइड कर दिया जाता है। और जो कंप्यूटर है वो ओवरराइट नहीं कर सकता, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन रोम में उसको बनाने के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर ने डिसाइड कर दी उसके बाद कंप्यूटर उसको चेंज नहीं कर सकता या उसमें कुछ भी ऑल्टरेशन नहीं कर सकता। इसको हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। नॉन वॉलेटाइल यानी कि इसमें डेटा क्या होता है, परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है। इसमें से इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगी अगर पावर सप्लाई देनी बंद कर दें, ठीक है। ये 3 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है, 3 तरह की। इनके नाम क्या क्या हैं, पीरोम, ईपीरोम, डबल ई पीरोम। पीरोम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरी की फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरे की इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए पहले पे फोकस करते हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है क्या, ये एक पीरोम चिप एक प्रोग्रामेबल रोम है, ठीक है। ये कैसी रोम है, प्रोग्रामेबल रोम है, यानी कि इस चिप में डेटा एक बार लिखा जा सकता है और इसे लिखने के बाद आप कितनी बार भी रीड करें, मतलब एक बार लिख सकते हैं, दोबारा से चेंजेस नहीं कर सकते। ऐसा समझिए आपके पास कॉपी है, कॉपी में आपने पेन से कुछ लिखा, आपके पास कोई वाइटनर नहीं, तो आपने एक बार जो लिख दिया बस वो लिख दिया, आप उसे पढ़ कितनी बार भी लें पर उसमें आप ऑल्टरेशन नहीं कर सकते। यानी कि जब एक बार चिप प्रोग्राम कर दी जाती है तो जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है उसे आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई भी वेरिएशन अल्टरेशन नहीं ला सकते। आप उसे जो लिखा हुआ है कितनी बार भी पढ़ लें, ठीक है। इसको हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। अब हमारी सेकंड आती है ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आप समझिए पहले आपके पास कॉपी थी, कॉपी के पेन था, तो आपने पेन से लिखा, लिखने के बाद आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते थे पीरोम में, अब से रीड तो कितनी बार भी कर सकते थे। अब ऐसे ही समझिए कि भाई हर चीज़ ऑल्टरेशंस आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता जर्नली रियल लाइफ में देखा जाए कि आप गलतियां ना करें, कुछ ना कुछ गलतियां सबसे होती हैं, तो आपको ऑल्टरेशन का स्कोप चाहिए होता है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आया ईपीरोम। ईपीरोम कहता है
कि आप उसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं वो इरेज हो सकती है, कितनी बार भी आप चाहें उसमें इंफॉर्मेशन को इरेज कर सकते हैं, या जो भी पहले की इंफॉर्मेशन है उसमें आप ऑल्टरेशन कर सकते हैं या कंप्लीट डेटा को इरेज कर सकते हैं। पर ये इरेजिंग कैसे होगी? जैसे आप समझिए आपके पास वाइटनर है, यहाँ पे वाइटनर क्या है, यहाँ पर है वाइटनर अल्ट्रा वायलेट लाइट, यानी कि जो भी सपोज ये EPROM है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जो भी इंफॉर्मेशन लिखी उसको आप इरेज कर सकते हैं, किसके थ्रू? अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू आप इसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका यहाँ पे इरेज करने के लिए वाइटनर है, इसी वाइटनर मतलब अल्ट्रा वायलेट है। इसी में ही एक और वेरिएशन आया, बेटर वर्जन, कि आप इसको इरेज इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं कुछ मिली सेकेंड में ही इलेक्ट्रिकल वेव्स के थ्रू। वो क्या है? EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये कहता है कि जो भी इसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई है आप उसमें कितनी बार भी चेंजेस कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उसमें इरेज कर सकते हैं। उसमें जितना भी सपोज ये पूरा डेटा लिखा है, आप पूरे डेटा को इरेज कर सकते हैं। आप चाहें तो सपोज ये डेटा लिखा है तो आप एक बाइट को इरेज कर सकते हैं। ये आप पे है, आप क्या करना चाहते हैं। पर ये इरेजिंग किसके थ्रू होगी? इलेक्ट्रिकल वेव्स के थ्रू होगी, कुछ मिली सेकेंड्स में ही। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि जो भी इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर है वो उड़ेगी नहीं पावर सप्लाई ऑफ करने के बाद। सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम है एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। इसका दूसरा नाम है ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर इसको परमानेंट मेमोरी। जैसे परमानेंट का मतलब है कि इसमें इंफॉर्मेशन जो स्टोर है वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगी। ये यूज होता है स्टोर करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशंस को परमानेंटली। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल मतलब ना उड़ने वाला डेटा अगर पावर सप्लाई ऑफ भी कर दी जाए उसके बाद भी। ठीक है, इट मीन्स डेटा स्टोर परमानेंटली इवन पावर इज स्विच ऑफ। ठीक है, इसका एग्जांपल है फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD। आई थिंक होप यू गेट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, है ना। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी का सब डिवीजन क्या है? रैम एंड रोम। ठीक है, आप इसको प्रॉपर आई थिंक प्रॉपर डिटेल समझ आ गई होगी। अब आपकी डिफरेंस, एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में। जो मैंने आपको इतना पढ़ाया उसका एक तरह से शॉर्ट है, कई बार डिफरेंस आ जाता है, कई बार 2 मार्क्स में भी आता है ये, और कई बार ऐसा होता है कि किसी उसके साथ क्वेश्चन के साथ सब क्वेश्चन बन के आता है। तो हम जल्दी से एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? ये टेम्परेरी मेमोरी भी होती है, परमानेंट भी होती है। टेम्परेरी मेमोरी क्या होती है? रैम वाला पोर्शन। परमानेंट क्या है? रोम। यानी कि रैम में जो डेटा होता है वो कुछ समय के लिए स्टोर होता है, जबकि यानी कि जब तक पावर सप्लाई रहती है तब तक ही स्टोर होता है, जबकि रोम में क्या होता है? डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। ये नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होती है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी क्या कहलाती है? परमानेंट, यानी कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है वो परमानेंटली ही स्टोर है, उसमें कोई भी चेंजेस या कोई भी अल्टरेशंस नहीं आएंगे। ये मेमोरी डायरेक्टली एक्सेस की जा सकती है CPU या प्रोसेसर के थ्रू, जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं की जा सकती CPU के थ्रू। अब जो प्राइमरी मेमोरी है वो दो तरह की है, रैम और रोम। रैम आपका वॉलेटाइल नेचर का होता है, ये नॉन वॉलेटाइल नेचर का, जबकि सेकेंडरी मेमोरी किस नेचर की होती है? नॉन वॉलेटाइल। आपको पता है कि इसमें इंफॉर्मेशन क्या होगी? परमानेंटली स्टोर होगी। अगर पावर सप्लाई भी आपने बंद कर दी इसके बावजूद भी इंफॉर्मेशन नहीं उड़ेगी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है, जो प्राइमरी मेमोरी के डिवाइसेस होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं अगर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस से कंपैरिजन किया जाए। लेकिन अगर हम सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइसेस को कंपैरिजन करें तो वो थोड़े सस्ते होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं अगर हम प्राइमरी मेमोरी के डिवाइसेस से उन्हें कंपेयर करें। जो मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, जो प्राइमरी मेमोरी के लिए यूज़ होते हैं मेमोरी डिवाइसेस, वो किससे बने होते हैं? वो सेमीकंडक्टर मेमोरी के होते हैं, जबकि द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसका दूसरा नाम क्या है? मेन मेमोरी और इंटरनल
मेमोरी, जबकि सेकेंडरी मेमोरी का हमने दूसरा नाम क्या दिया है, एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। अब इसमें एग्जांपल देखिए, रैम, रोम, कैश मेमोरी। आई थिंक रैम, रोम, पी रोम, ई रोम, इनसे तो आप फेमिलियर होंगे। ये कैश मेमोरी आपको लगे ये तो हमने पढ़ी ही नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको कैश मेमोरी ही पढ़ाऊंगी, उसकी डिटेल बताऊंगी, तो राइट नाउ इसको आप एज एग्जाम्पल समझिए। दूसरा एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप एंड एक्सेट्रा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कैश मेमोरी। देखिए, अब अ स्पेशल वेरी हाई स्पीड मेमोरी कॉल्ड कैश मेमोरी, एक स्पेशल तरह की मेमोरी होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, हाई स्पीड मेमोरी। उस मेमोरी को हम कैश मेमोरी कहते हैं। इसको आप यूज़ कब करते हैं, अगर हम सीपीयू की, जो हमारा सीपीयू है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो अगर हम सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम कैश मेमोरी का यूज़ करते हैं। ये हम कैसे करते हैं, जो हमारा करंट प्रोग्राम है और डेटा है उसे सीपीयू को अवेलेबल कर दें रैपिड रेट, यानी कि फास्ट स्पीड से। हम अगर वो इन्फॉर्मेशन, ऐसा समझिए अब प्राइमरी मेमोरी है, आपकी प्राइमरी मेमोरी है, यानी कि जिससे वो इन्फॉर्मेशन लेता है सारी, अगर वो 2 किलो, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर वो 2 किलोमीटर दूर है, कैश मेमोरी आपके 1 किलोमीटर दूर है, यानी कि 2 किलोमीटर जाना और वापस आने में कितना लगेंगे, 4 किलोमीटर, और वहाँ से 2 किलोमीटर, दो है ना। तो ऐसा समझिए, सपोज प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू तक जाने में आपको लगते हैं 2 किलोमीटर और वापस आने में कितना लगता है, 2 किलोमीटर, भाई तो 4 किलोमीटर हो गए। लेकिन अगर सीपीयू से कैश मेमोरी में जाने में 1 किलोमीटर लगता है तो आने जाने में कितना लग गया, 2 किलोमीटर। तो टाइम किस में कम लगा, कैश मेमोरी में। तो ये एक तरह की हाई स्पीड मेमोरी होती है जो आपके सीपीयू की प्रोसेसिंग को, यानी कि उसको काम करने की क्षमता को बढ़ाती है। कैसे, जो भी करंट प्रोग्राम सॉरी जो भी करंट प्रोग्राम है या जो भी डेटा है उसको सीपीयू को बहुत हाई स्पीड पे अवेलेबल कराती है। जो पर्पस हो, देखिए द पर्पस ऑफ द कैश मेमोरी, क्या पर्पस होता है, इज टू स्टोर द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डेटा that are used repeatedly in the operation of program or information that CPU is likely to need recs। ऐसे समझिए, ऐसे समझिए बहुत सारी लाइन्स हैं, एक जर्नल लैंग्वेज में समझिए, बहुत सारी लाइनें हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उसमें से कुछ पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऐसा होता है जिसको आप बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो कैश मेमोरी क्या करती है, उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके रख लेती है और उसे बहुत जल्दी उसको प्रोवाइड करा देती है। ऐसा समझिए कि कुछ चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद होती है किसी और चीज़ के कंपैरिजन में। एग्जाम्पल, कोई पेन है आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं औरों के कंपैरिजन में। तो जो चीज़ रिपीटेडली यूज़ हो रही है उसे सेफ प्लेस पे या फिर क्लोजेस्ट टू पर्टिकुलर थिंग अगर आप रख देंगे तो उसको जल्दी एक्सेस कर पाएंगे। ऐसे ही कैश मेमोरी करती है कि जो इन्फॉर्मेशन या जो डेटा या जो ऑपरेशन एक प्रोग्राम में या एक ऑपरेशन करते वक्त उसको सबसे ज़्यादा नीड है, उसे वो अपने पास स्टोर कर लेती है और उसे बहुत जल्दी उसको क्या करती है, सीपीयू को प्रोवाइड कराती है। The computer processor can access the information quickly from cache memory rather than have to get it from computer। जितना समय उसको मेन मेमोरी में लगता है एक्सेस करने में, सपोज कुछ माइक्रो सेकेंड्स या कुछ मिली सेकेंड्स उसको लगते हैं, सपोज उसको 10 मिली सेकेंड्स लगते हैं काम को करने में मेन मेमोरी से इंफॉर्मेशन को उठाने में, तो उसमें कुछ माइक्रो सेकेंड्स या कुछ मिली सेकेंड्स, सपोज उसमें 2 मिली सेकेंड्स लग रहे हैं, तो कम टाइम किस में लग रहा है, हमको कम टाइम लग रहा है कैश मेमोरी में। तो ऑफ कोर्स ये इन्फॉर्मेशन को सीपीयू को जल्दी प्रोवाइड कर देती है मेन मेमोरी के कंपेयर। अगर मेमोरी के हायरार्किकल स्ट्रक्चर, यानी कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर आप नेक्स्ट पढ़ेंगे, एक हायरार्किकल यानी कि हायरार्की होती है ना कि ऊपर से नीचे की साइड जाते हुए, जैसे एक हायरार्की होती है कि पहले आपके परदादा दादी, फिर आपके मम्मी पापा, फिर आप, तो इस तरह से हायरार्की होती है ना, ऐसे ही हायरार्की होती है मेमोरी में भी, जिसे हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जो कैश मेमोरी है उसे सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में रखा जाता है। आइए डायग्राम से इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये तो आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी। इसको क्या बोलते हैं,
या एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। सीपीयू को देखिए, सपोज एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको अभी तक ये पता है ना, जो भी इंफॉर्मेशन सीपीयू को एक्सेस करनी है उससे कहाँ से लेनी पड़ेगी, सीपीयू को यहाँ आना पड़ेगा, देन वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई इंफॉर्मेशन प्राइमरी मेमोरी में नहीं है तो क्या होगा, सपोज उसे ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए जो सेकेंडरी मेमोरी में है, तो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस तो नहीं कर सकता सेकेंडरी मेमोरी को, तो वो क्या करेगा कि वो पहले इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ उठ के आएगी, फिर वो यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है। ये तो चीज़ आपको अभी तक पता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मतलब सीपीयू जो है डायरेक्टली एक्सेस से प्राइमरी मेमोरी को कर सकता है, सेकेंडरी मेमोरी को नहीं कर सकता, ठीक है। तो यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन, अब आता है कैश मेमोरी का कंसेप्ट, यानी कि ऐसा समझिए कि जो भी इंफॉर्मेशन, सपोज इतनी ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें से ये वाली इंफॉर्मेशन जो है रिपीटेडली ये सीपीयू किसी ऑपरेशन या प्रोग्राम को करते वक्त बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो अब ऐसा समझो, यहाँ से यहाँ तक आने में इसे 10 मिली सेकेंड लग रहे हैं और वापस जाने में भी 10 मिली सेकेंड लग रहे हैं, तो टोटल टाइम इसको कितना लग रहा है, कहाँ से कहाँ तक आने में, सीपीयू से प्राइमरी मेमोरी तक जाने में और वापस आने में, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, ये एक या दो बार यूज़ होने हैं, लेकिन ये वाली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बार 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 यूज़ होनी है, ठीक है। अब जबकि यहाँ से आने में सपोज सिर्फ इतना टाइम लग रहा है 1 मिली सेकेंड, तो एक चीज़ बताओ, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज़ करने में उसको जो चाहिए यहाँ पर सीपीयू से कैश में जाने में और कैश से वापस आने में कितना टोटल टाइम लग रहा है, 2 मिली सेकेंड। यहाँ पर 20 है, यहाँ 2 है, कम किस में लग रहा है, इसमें। अब एक चीज़ बताओ, ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर 10 बार यूज़ करनी है तो इसमें कितना टाइम लगेगा, 10 × 2, क्योंकि एक बार जाने में उसे एक बार जाने में उसे कितना टाइम लग रहा है, एक बार जाने में उसे कितना टाइम लग रहा है, 2 मिली सेकेंड लग रहे हैं। तो टोटल टाइम 10 बार जाने में उसे कितना लग रहा है, 20 मिली सेकेंड। जबकि यहाँ से सीपीयू से प्राइमरी मेमोरी में जाने में एक बार जाने में कितना लग रहा है, 20 मिली सेकेंड। 10 बार जाने में कितना लगेगा, देखना कितना ज़्यादा हो गया, और यहाँ कितना है। तो जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप रिपीटेडली बार 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 यूज़ कर रहे हैं, तो रेदर देन उसे प्राइमरी मेमोरी में रखने की जगह आप कैश मेमोरी में रख देंगे और सीपीयू उसको जल्दी एक्सेस करेगा। यानी कि ऐसा समझिए, ये वो टाइम, अच्छा अब आप समझिए कि तो कोई बात नहीं ना, आप प्राइमरी मेमोरी में यूज़ करेंगे, ऐसा समझिए ये वो टाइम है जिसको सीपीयू कोई काम करने में नहीं कर रहा है। ऐसा समझिए आपको कोई काम, आपको पढ़ना है बैठ के, ठीक है, तो ऐसा समझिए आपको, आप पढ़ नहीं रहे हैं, पहले आप अपने फ्रेंड से कॉपी लेके आ रहे हैं और वापस आपका फ्रेंड का घर या आपकी फ्रेंड का घर 2 किलोमीटर दूर है, तो आप 2 किलोमीटर जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं। ये काम आप यूज़फुल नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना जो सामान आपको पढ़ने के लिए चाहिए उस सामान को लेने में और वापस आने में, जहाँ पे आप बैठ के पढ़ेंगे घर पे अपने, उसमें लग रहा है। ये एक फालतू का टाइम है। और रेदर देन आपकी एक फ्रेंड रहती है आपके घर के बराबर में या एक गली छोड़ के, तो आप रेदर देन वहाँ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि वो टाइम आने जाने का है, वो यूज़फुल नहीं है। तो ऐसे ही सीपीयू के लिए ये जो 1 मिली सेकेंड और ये 1 मिली सेकेंड आने जाने में लग रही है और यहाँ पे 20 मिली सेकेंड आने जाने में लग रही है, तो वो क्या है, एक तरह से यूज़लेस टाइम है। ये चीज़ जो उसे करना है या जो काम उसको पढ़ना है या जो वो करना चाहता है, उस काम को करने के लिए उसको जो सामान चाहिए वो लाने ले जाने का है। तो यानी कि ये क्या है, फालतू का टाइम है। तो कैश मेमोरी इस तरह से सीपीयू की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करती है, क्योंकि जो मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम है वो कैश मेमोरी में कम हो जाता है और प्राइमरी मेमोरी में नहीं रहता। अब ऐसा समझिए, कोई बार ऐसा होता है कि जो इन्फॉर्मेशन सीपीयू को चाहिए वो कई बार कैश मेमोरी में नहीं है किसी वजह से, तो भाई वो इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, प्राइमरी मेमोरी से उठाएगा। इसी वजह से डबल एरो लग रहे हैं।
इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन कैश मेमोरी में नहीं है तो सबसे पहले वो उठाएगा कहाँ से, प्राइमरी मेमोरी से। और अगर वो इन्फॉर्मेशन जो सीपीयू को चाहिए वो प्राइमरी मेमोरी में नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन पहले सेकेंडरी मेमोरी में उठ के आएगी, फिर सेकेंडरी से प्राइमरी में वापस आएगी। यानी कि सपोज पहले उसने यहाँ पे चेक किया, उससे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो क्या होगा कि फिर वो यहाँ जाएगा, यहाँ भी नहीं मिली तो फिर वो यहाँ जाएगा, यहाँ से डेटा उठ के वापस यहाँ आएगा क्योंकि सीपीयू उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। फिर इससे डेटा कहाँ पहुँचाया जाएगा, यहाँ पहुँचाया जाएगा। ऑफ कोर्स आप ये कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ देखो, हर चीज़ के सॉरी बेनिफिट्स भी होते हैं और एडवांटेज भी होते हैं, कह सकते हैं, और डिसएडवांटेज भी। अगर कोई चीज़ यहाँ मिल गई तो भाई ऑफ कोर्स ऐसा समझिए, अगर कोई चीज़ आपकी यहाँ मिल गई तो आपका टाइम कम लगेगा, ऑफ कोर्स कम लगेगा क्योंकि भाई थोड़ा सा ही समय लग रहा है। लेकिन अगर कोई चीज़ कैश में नहीं मिली तो उसको प्राइमरी में जाना पड़ेगा, प्राइमरी से वो तो एक तरह से एक्सेप्शन है कि कई बार कैश मेमोरी में डेटा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो उस टाइम पे प्राइमरी मेमोरी में जाना पड़ता है, उस टाइम पे टाइम और बढ़ जाता है। लेकिन जनरली कैश मेमोरी में हम कौन सा डेटा रखते हैं, वो इन्फॉर्मेशन रखते हैं या वो डेटा रखते हैं जो सीपीयू बार बार यूज़ कर रहा है या नेक्स्टली मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसकी जो है। तो नॉर्मली कैश में डेटा मिल जाता है और परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो सकते हैं। इन अ नटशेल हम क्या कह सकते हैं, कैश मेमोरी एक तरह की हाई स्पीड मेमोरी है जो सीपीयू की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। वो इन्फॉर्मेशन या वो ऑपरेशन या वो डेटा को रख के जो सीपीयू है उसको रिपीटेडली नीड है या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसको वो एग्जीक्यूट करने वाला होता है। और दूसरी चीज़ जैसे आपको दिख रहा होगा कि भाई इसका साइज जो कैश मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी से भी क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द मेमोरी हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार आता है, कई बार बहुत ज़्यादा, मतलब कई बार आता है कई बार नहीं आता है, ये वेरी करता है। पर हाँ कोशिश कीजिएगा इसको भी आप ध्यान दें, ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है, ये आपको नंबर दिलाएगा। एंड ऑफ कोर्स फॉर श्योर आपको मतलब ऐसा समझिए कई बार ये 10 नंबर, मतलब जैसे आप कंसेप्ट हो गए 7 नंबर के आएगा क्वेश्चन, तो कई बार ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ जाता है, कई बार ये व्हाट इज़ मेमोरी हायरार्की सिंपल सा छोटा सा 2 नंबर में भी आ जाता है। एंड कई बार ये क्वेश्चन के साथ किसी बड़े एक जैसे सब क्वेश्चन आते हैं ना, एक क्वेश्चन में 2 पार्ट डिवाइड, ये किसी भी तरह से आ जाता है। तो ये मेमोरी की हायरार्की है। जैसे सबसे ऊपर की चोटी होता है ना हमारी, जैसे अगर आप अपनी फैमिली ट्री बनाएं तो सबसे पहले आपकी ग्रैंड जो दादा दादी, उसके बाद ग्रैंड, फिर उसके बाद दादा दादी, फिर मम्मी पापा, फिर आप, इस तरह से बनती है। ऐसे ही सब मेमोरी की हायरार्की होती है। इसको हमने कितने लेवल्स में डिवाइड किया है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। ये हमारी कितने लेवल्स में होती है, 1 2 3 4, ठीक है, 5, यानी कि 0 से 4 में। जो लेवल 0 होती है हमने किसको नाम दिया है, सीपीयू के रजिस्टर। ये भी छोटी सी मेमोरी ही है जो सीपीयू के पास होती है, कुछ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ये स्टोर कर सकती है। दूसरी आती है कैश मेमोरी, यानी कि एक हाई स्पीड की मेमोरी जो सीपीयू की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है। ये किससे बनी होती है, एस रैम, ये स्टैटिक रैम होती है। लेवल 2 क्या होती है, मेन मेमोरी, ये आपकी मेन मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, किससे बनी होती है, डायनेमिक है, यानी कि इसमें इंफॉर्मेशन कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ही स्टोर होती है। इवन आपका जो पावर सप्लाई है वो ऑन है तब भी। फिर आपकी लेवल 3 आती है मैग्नेटिक डिस्क, फिर आती है लेवल 4 के अंदर ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप। अब हम इसको हर एक लेवल को जो है पढ़ेंगे, तो फिलहाल हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, फिर हम हर एक लेवल को ध्यान से पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले एक ये लाइन देखते हैं जो उसमें लिखा हुआ है कि जैसे हम लेवल 0 से लेवल 4 की साइड हम जाएंगे, लेवल 0 से लेवल 4 की साइड जब हम जाएंगे तो हमारी क्या इंक्रीज़ होगी,
हमारी कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी और हमारा एक्सेस टाइम इंक्रीज़ होगा। अब इसका मतलब क्या है कि पहले हम कैपेसिटी कहते हैं, यानी कि देखिए जो रजिस्टर्स होते हैं उनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, उससे ज़्यादा कैश, मैंने अभी आपको बताया था प्राइमरी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, वो बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती है जबकि प्राइमरी मेमोरी का साइज़ उससे भी कम होता है। और मैंने बताया था कैश मेमोरी का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि जब हम नीचे लेवल 0 से लेवल 4 की साइड जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो रजिस्टर्स हैं उनका साइज़ बहुत कम है, वो कुछ बिट्स ऑफ मेमोरी ही स्टोर कर सकती है, जबकि कैश मेमोरी थोड़ा सा और डेटा स्टोर कर सकती है। मेन मेमोरी और आपकी मैग्नेटिक टेप सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन, यानी कि वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकती हैं। कैपेसिटी का मतलब यही हो। अब दूसरा होता है एक्सेस टाइम, यानी कि एक्सेस टाइम क्या होता है कि मेमोरी मतलब सीपीयू जो है इंफॉर्मेशन को रीड कैसे कर सकता है, मतलब कितना टाइम लगेगा, जो इंफॉर्मेशन उसको चाहिए उस तक आने में उसे कितना टाइम लगेगा। यानी कि अगर वो रजिस्टर से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेगा तो वो थोड़े से समय में ही इंफॉर्मेशन को क्या कर लेगा, रीड कर लेगा। जबकि अगर आप कैश मेमोरी से देखें, मेन मेमोरी से देखें, मैंने अभी आपको समझाया था कि मेन मेमोरी से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा अब अगर कंपेयर किया जाए कैश मेमोरी से। ठीक है, तो कैश मेमोरी से एक्सेस करने में उसे क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा। अब यानी कि आप ये मान सकते हैं जैसे जैसे आप लेवल 0 से लेवल 4 की साइड जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि डेटा को एक्सेस करने में, एक्सेस मतलब डेटा को ग्रैब करने में सीपीयू को, या जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन जो उसको नीड है किसी काम को परफॉर्म करने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन उस तक आने में जैसे जैसे आप लेवल 0 से लेवल 4 की साथ जाएंगे तो उसका वो समय बढ़ता जाएगा। सबसे जल्दी जो इन्फॉर्मेशन है उसको उसके रजिस्टर से मिल जाएगी, उसके बाद उसे कैश मेमोरी से मिलेगी, उसके बाद उसे मेन में, और सबसे ज़्यादा टाइम इन्फॉर्मेशन लेने में उसे मैग्नेटिक टेप से लगेगा। अब एक दे रखा है इंक्रीज इन कॉस्ट पर बिट, यानी कि जब लेवल 4 से लेवल 0 की साइड जाएंगे जो पर बिट की कॉस्ट है, यानी कि बिट्स में ही इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो वो कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाएगी अगर लेवल 4 से लेवल 0 की साइड जाएंगे। और सबसे ज़्यादा सीपीयू रजिस्टर की होती है, सबसे कम मैग्नेटिक टेप होती है। आइए अब हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, जो मेमोरी हायरार्की डिज़ाइन है उसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो होती है एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, और दूसरी है इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। जो एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क। यानी कि क्या क्या होती है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप। इसके अंदर क्या मतलब, पेरिफेरल स्टोरेज डिवाइसेस विच आर एक्सेस बाय प्रोसेसर वाई, यानी कि प्रोसेसर में एक्सेस करता है किसके द्वारा, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के द्वारा। यानी कि जो एक्सटर्नल मेमोरी है उसके अंदर कौन कौन से लेवल आते हैं, लेवल 3 और लेवल 4। जबकि जो इंटरनल मेमोरी होती है वो क्या क्या कंप्राइज करता है, यानी कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, मेन मेमोरी आती है, कैश मेमोरी आती है और सीपीयू रजिस्टर आता है। यानी कि इसके अंदर कौन कौन सा लेवल आता है, लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2। ये डायरेक्टली प्रोसेसर इन्हें एक्सेस कर सकता है, इससे कोई मीडिएटर या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब हम ये हमने जो अभी एक मेमोरी हायरार्की देखी है लेवल 0 से लेवल 4, इससे हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक या कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। वो कंक्लूजन्स क्या है, आइए उन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। वी कैन इन्फर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी हायरार्की डिज़ाइन फ्रॉम अबव फिगर। हम ऊपर वाली जो ये फिगर है इससे हम कुछ इन्फॉर्मेशन या कोई चीज़ हम निकाल सकते हैं। वो क्या है, आइए उस पर हम ध्यान देते हैं। सबसे पहला है कैपेसिटी। इट इज़ द ग्लोबल वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन दैट द मेमोरी कैन स्टोर, यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन या कितना वॉल्यूम इंफॉर्मेशन मेमोरी स्टोर कर सकता है। यानी कि जब हम एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द हायरार्की कैपेसिटी
इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम लेवल 0 से लेवल 4 की साइड जाते हैं, जो हमारी स्टोर करने की कैपेसिटी है किसी भी इंफॉर्मेशन को, वो बढ़ती है। यानी कि CPU रजिस्टर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, जबकि देखा जाए मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा है एक्सेस टाइम। ये क्या है? टाइम इंटरवल है किस किस के बीच में, बिटवीन द रीड राइट रिक्वेस्ट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। सपोज CPU ने रिक्वेस्ट की कि उसे कोई इन्फॉर्मेशन को रीड करनी है, सपोज उसने बोला उसको इस फाइल को रीड करना है, तो वो फाइल तक जाना जैसे सपोज ने बोला उसने उसे जो है कॉपी वाली जो PDF है, कॉपी नाम की PDF है या फिर किसी भी नाम की जो PDF है, उसको रीड करना है, तो वो कहाँ पे पड़ी है, उस इंफॉर्मेशन को उस तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, या उसे किसी भी चीज़ में कोई भी अपडेशन करना है, तो किसी फाइल में अपडेट करना होगा ना, तो वो फाइल कहाँ तक है, वो जो भी उसे इंफॉर्मेशन चाहिए उस तक पहुँचने में जो टाइम इंटरवल होता है उसको एक्सेस टाइम कहते हैं। यानी कि ये टाइम इंटरवल होता है किसी भी रीड राइट रिक्वेस्ट के बीच में और वो डेटा, यानी कि जब उसने रिक्वेस्ट की और जब वो डेटा जो उसने चाहिए उसे वो अवेलेबल हो गया, उतने बीच के टाइम को हम एक्सेस टाइम कहते हैं। जब हम मेमोरी हायरार्की में टॉप से बॉटम की साइड जाते हैं तो हमने देखा है एक्सेस टाइम हमारा क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। यानी कि जब हम लेवल 0 से लेवल 4 की साइड आते हैं तो एक्सेस टाइम क्या होता है, हमारा बढ़ता है। यानी कि CPU जो है रजिस्टर से बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाएगा। यानी कि सपोज इससे अगर हमें 1 मिली सेकेंड लगते हैं तो इस मुझे नहीं पता कितना लगता है, बहुत कम, पर तो इससे सबसे ज़्यादा लग रहा होगा, इससे सपोज 1.5 लग रहा होगा, इससे 2 लग रहा होगा, इससे 3 लग रहा होगा, इससे 7 पर सबसे कम जो टाइम लगता है ये 1 है बेटा, ये 1 है, ठीक है। तो सबसे कम टाइम जो लगता है वो इसमें लगता है, ठीक है। अब आते हैं अगला, परफॉर्मेंस। Earlier, when the computer system was designed without the memory hierarchy डिज़ाइन, मतलब जब पहले ज़माने में जो कंप्यूटर सिस्टम को बिना मेमोरी हायरार्की के, जो ये मेमोरी हायरार्की आपने पढ़ा, इसके बिना ध्यान रखते हुए बनाया जाता था, तो जो स्पीड गैप होता था वो इंक्रीज़ हो जाता था CPU रजिस्टर्स एंड मेन मेमोरी के बीच में, क्योंकि लार्ज डिफरेंस होता था एक्सेस करने में। यानी कि ऐसा समझिए कि CPU को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो रजिस्टर में आ जाएगी। यानी कि ऐसा समझो, मुझे जो मतलब सबसे पहले वो मेन मेमोरी से डेटा उठाता, तो मेन मेमोरी से डेटा को उठा के वो CPU रजिस्टर में रख देता था। मतलब तो ऐसा समझिए CPU रजिस्टर जो भी, जैसे लेट सपोज ये है आपका CPU, ये है आपकी ये आपका क्या है, एक तरह की रजिस्टर, यानी कि CPU के रजिस्टर कुछ मेमोरी है। अब सपोज उसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आने में 20 मिली सेकेंड लगते हैं, ठीक है। और जो CPU है इससे इस इंफॉर्मेशन को रीड कर रहा है एक मिली सेकेंड में। अब एक चीज़ बताओ कि मैंने अपनी कॉपी, मतलब यहाँ से CPU ने इस रजिस्टर से इंफॉर्मेशन को 1 मिली सेकेंड में रीड कर लिया जितनी भी आई, अब उसे 19 मिली सेकेंड तो वेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब दूसरी इंफॉर्मेशन आएगी तो उसे फिर से 20 मिली सेकेंड लगेंगे। तो एक तरह से जो एक्सेस करने का टाइम था वो क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन CPU को चाहिए वो उठ के रजिस्टर में कितने टाइम में आ रही थी, 20 मिली सेकेंड में। और CPU जो है रजिस्टर से मेमोरी को 1 मिली सेकेंड में कर रहा था, तो अब वो 19 सेकेंड तो खाली बैठा रहेगा। तो जब वो 19 सेकेंड खाली बैठा रहेगा, देखो, तो इस वजह से एक्सेस टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता था। इसी वजह से हमने, भाई देखो, हम बिल्कुल तो ऐसा नहीं कर सकते कि सारी, मतलब जितना भी एक्सेस टाइम है उसको कम कर दें, लेकिन इस वजह से हमने क्या करा था, हमने कैश मेमोरी बनाई थी कि मेन मेमोरी की जगह आप उसे जो भी इंफॉर्मेशन रिपीटेडली यूज़ हो रही है उसे किस में डाल दो, कैश मेमोरी में डाल दो। जितना एक्सेस टाइम CPU को मेन मेमोरी में करने में लग रहा था उससे तो कई गुना कम लग रहा था ना। जैसे लेट सपोज आप ये मानो कि पहले वो 19 मिली सेकेंड खाली बैठा था, अब क्या है, ये आपका CPU है, ये क्या है, आपका मेन मेमोरी है,
ठीक है। और ये आपकी कैश मेमोरी हो गई। सपोज इससे यहाँ तक आने में 20 मिली सेकेंड लग रहा था समय, ठीक है। अब यहाँ पे जो रजिस्टर है उसको एक्सेस करने में 1 मिली सेकेंड लग रहा था, तो दूसरा डेटा आने में उसे 19 मिली सेकेंड तो खाली बैठना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ से इस रजिस्टर में आने में उसे सपोज 3 मिली सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो मेन मेमोरी, सपोज जब सीपीयू इंफॉर्मेशन को, यानी कि सीपीयू के रजिस्टर तक मेन मेमोरी से इंफॉर्मेशन सीपीयू रजिस्टर आने में 20 मिली सेकेंड लगते हैं, और सीपीयू रजिस्टर से जो सीपीयू है 1 मिली सेकेंड में काम को ले लेता है, तो 19 मिली सेकेंड वो खाली बैठा रहता है। लेकिन अब अगर आप समझो जो आपकी कैश मेमोरी है वो 3 मिली सेकेंड में ही, यानी कि सीपीयू रजिस्टर को, एक सेकेंड दोबारा से 1 मिनट चाहिए, थोड़ा सा रब कर दो। हाँ, जो आपका सीपीयू रजिस्टर है उस तक इंफॉर्मेशन कैश मेमोरी के थ्रू 3 मिली सेकेंड में आ जाती है, ठीक है। और सीपीयू रजिस्टर से वो 1 मिली सेकेंड में, तो यहाँ पर वो खाली कितना बैठेगा, जब दूसरी इंफॉर्मेशन कितनी देर में आएगी, 3 मिली सेकेंड में आएगी, तो वो खाली कितना बैठा रहेगा, है ना। तो यानी कि हम एग्जैक्ट तो सीपीयू के खाली बैठने को, यानी कि खाली बैठना उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी, हम इसमें पूरा खाली बैठना तो कम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसकी हेल्प से जो हमारी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक जो है इंक्रीज़ हो रही थी, अगर मेमोरी हायरार्की को हम देखते थे। लेकिन जब पहले मेमोरी हायरार्की डिज़ाइन नहीं था, तो जो स्पीड गैप था वो सीपीयू रजिस्टर और मेन मेमोरी के बीच में क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था, क्योंकि एक्सेस टाइम का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि भाई उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। इसकी वजह से जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो क्या हो रही थी, डिग्रेड हो रही थी। इसी वजह से हमें इन्हेंसमेंट की ज़रूरत पड़ी। ये इन्हेंसमेंट किस फॉर्म में हुआ, जब इन्हेंसमेंट करना पड़ा तो मेमोरिकल हायरार्किकल डिज़ाइन बनाया गया कि सीपीयू रजिस्टर, फिर उसके बाद कैश मेमोरी, यानी कि वो क्या बनाया गया कि जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन रिपीटेडली आपको नीड है, रेदर देन आप उसे मेन मेमोरी में रखने की जगह आप कैश मेमोरी में रख देंगे। कैश मेमोरी से वो सीपीयू रजिस्टर में चला जाएगा, सीपीयू रजिस्टर सीपीयू उसको एक्सेस कर लेगा। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपको कम चाहिए उसे आप प्राइमरी मेमोरी में ही रख दीजिए, और जो आपको बहुत ही कम चाहिए वो, या जिसका साइज़ बड़ा है, उसको आप सेकेंडरी मेमोरी में रख देते हैं। इससे आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो रही थी। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वे टू इंक्रीज द सिस्टम परफॉर्मेंस इज मिनिमाइज हाउ फार डाउन द मेमोरी हायरार्की वन हैज़ टू गो फॉर मैनिपुलेट द डेटा। यानी कि मतलब ये समझिए कि अगर आपको डेटा की नीड है, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन को आप कोशिश करें कि वो मेन मेमोरी में, कैश मेमोरी में यहीं पे मिल जाए। उससे ज़्यादा सीपीयू को ज़्यादा नीचे, यानी कि मेमोरी हायरार्की में ज़्यादा नीचे ना जाना पड़े इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने। क्योंकि जब भी सीपीयू को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो सबसे पहले चेक कहाँ करता है, अपने रजिस्टर्स में। यानी कि आप, अगर आपको कोई पेन चाहिए तो सबसे पहले आप कहाँ चेक करोगे, आप चेक करोगे कि आपके पास जो पेन है, आपके पास पेन है या नहीं। अगर वो पेन आपके पास नहीं मिलता है तो आप कहाँ जाते हो, आप किसी अपने फ्रेंड से मांगते हो, आपके फ्रेंड गए तो किसी और से ऐसे ही कि मतलब कोशिश की जाती है कि जो भी इंफॉर्मेशन सीपीयू को चाहिए वो मैक्स टू मैक्स यहाँ तक ही मिल जाए। क्योंकि जितना आप नीचे जाओगे मेमोरी एक्सेस टाइम बढ़ेगा, उतना ही परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी, उतना ही सीपीयू को खाली बैठना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट है हमारा कॉस्ट पर बिट, यानी कि जो जैसे जैसे आपने देखा है हम नीचे वाले लेवल से ऊपर की साइड जाते हैं, जो कॉस्ट होती है वो इंक्रीज़ होती है। यानी कि इंटरनल मेमोरी जो है बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल मेमोरी। थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो।